अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एग्जांपल। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल होती है। मींस फॉर एग्जांपल, अगर हम रॉकेट की एग्जांपल कंसीडर करें तो जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम एक स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन की फोर्स है वो भी चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की बजाय वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादातर केसेस में वेरिएबल होती है। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। वी हैव 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पॉइंट ए से बी तक जाने का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसकी स्लोप सेम नहीं है। कहीं पे पाथ की स्लोप या ग्रेडियंट ज्यादा है और कहीं पे पाथ की स्लोप और ग्रेडियंट क्या है, कम। मींस ढलवान कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। इट मींस दैट कि फॉर एग्जांपल हम हाइकिंग कर रहे हैं, हम इस तरह के एक पाथ के ऊपर चल रहे हैं। अगर मेरे पास एक ट्रॉली है तो जहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा स्टीपेस्ट पाथ आएगा, स्लोप स्लोप या ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मुझे उस ट्रॉली को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। लेकिन जहां पर रास्ता थोड़ा सा सीधा आएगा, स्लोप कम होगी, तो उस ट्रॉली को खींचने के लिए मुझे पहले की निस्बत कम फोर्स लगाना पड़ेगी। इट मींस दैट स्टूडेंट्स, इस पाथ को अगर हम फॉलो करें तो इस पाथ के अलोंग बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अब हम इस केस में वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 ये है कि हम अपने पूरे पाथ को n नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, n नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लेंथ एलिमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, हमने अपने पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड क्यों किया है? हम ये कंसीडर करेंगे कि हर एक छोटे पैच के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब हम कंसीडर ये करेंगे कि इस पाथ में भी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, सेकंड में भी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम कांस्टेंट फोर्स की मदद से इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनली तमाम वर्क डन की वैल्यूज को ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आएगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट पाथ के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू है F1, और एंगल की वैल्यू है θ1, और इस केस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ΔD1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड लेंथ एलिमेंट की बात करें तो इस केस में फोर्स की वैल्यू है F2, एंगल थीटा की वैल्यू है
थीटा 2 और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी डेल्टा D2। सिमिलरली F3 आएगा, F4 आएगा एंड सो ऑन। और लास्ट लेंथ एलिमेंट की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहां पर फोर्स की वैल्यू है Fn, थीटा की वैल्यू है थीटा n और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है डेल्टा Dn। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने अपने पूरे पाथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अब हम स्टूडेंट्स इंडिविजुअली हर सेगमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उन वर्क डन को ऐड करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे, अब हम क्या करने लगे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वर्क डन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फोर्स F1 हो, F2 हो, F3 हो या F4 हो, वो डिस्प्लेसमेंट के ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना तो दोनों पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर, तो वो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। मींस हम फोर्स का वो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? F1 cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D1 और फाइनली इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? F2 cos थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा D2 और फाइनली हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे? F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम तमाम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करते करते लास्ट वर्क डन की वैल्यू को लिखना चाहें तो लास्ट वर्क डन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? WN इज इक्वल टू FN cos थीटा n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा DN। और स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आएगा? FN डेल्टा DN cos थीटा n। नाउ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद अगर हम टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी? इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वर्क डन विच विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन और लास्ट पे क्या आएगा? WN। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इन तमाम इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम इस केस में टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा? F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1
प्लस F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, Fn डेल्टा Dn कोस थीटा n। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमें एक ही किस्म की वैल्यूज को बार बार ऐड करना हो तो उन तमाम वैल्यूज को बार बार लिखने की बजाय हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं जिसको हम सिग्मा या समीशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा Fi डेल्टा Di कोस थीटा i, वेयर i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और ये जाएगी कहां तक, n तक। तो स्टूडेंट्स, ये है फाइनली टोटल वर्क डन की वैल्यू फॉर दिस स्पेशल केस, जब बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ना हो बल्कि वेरिएबल हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएबल फोर्स के केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करें तो स्टूडेंट्स इस केस में ग्राफ की जो शेप होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, मींस ना वो रेक्टेंगल ना वो ट्रायंगल होगी ना कोई स्क्वायर होगा, बल्कि वो रैंडम सी कोई शेप बनेगी। फॉर एग्जांपल, वाई एक्सिस पे अगर हम फोर्स कंसीडर करें, एक्स एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आए, इसको आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि गिवन ग्राफ कोई एक यूनिफॉर्म शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर मैं प्रीवियस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में हमने अपने पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को भी हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, these are the small strips तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को डिस्कस किया था और ये चीज देखी थी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल फोर्स के केस में हम इन स्मॉल स्ट्रिप्स का, स्मॉल रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और फाइनली इन तमाम स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसको हम रिप्रेजेंट करें F1 कोस थीटा 1 से, सेकंड की विड्थ को हम रिप्रेजेंट करें F2 कोस थीटा 2 से, और सिमिलरली अगर हम लास्ट रेक्टेंगल की विड्थ को रिप्रेजेंट करें Fn कोस थीटा n से, तो स्टूडेंट्स इन फोर्सेस के कोरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या होंगी। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा D1 से, सेकंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा D2 से, और सिमिलरली लास्ट रेक्टेंगल के डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा Dn से। तो स्टूडेंट्स इन तमाम इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के एरियाज को कैलकुलेट करने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे बाय यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा और समीशन,
तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वर्क डन which will be equal to sigma fi delta di cos theta I, where I is equal to 1, तो ये कहां तक जाएगा, n तक। तो स्टूडेंट्स एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई का जो समीशन होगा फाइनली वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, मीन्स दैट कि इस डायग्राम में इन स्ट्रिप्स की जो विड्थ है वो जितनी स्मॉल होगी वर्क डन की वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। मीन्स दैट जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, इट इज अ कर्व्ड। तो यहां पर कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा है जो कि इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम इन स्ट्रिप्स को स्मॉल करते जाएंगे डेल्टा डी की वैल्यू भी स्मॉल होती जाएगी, तो ये निगलेक्टेड पोर्शन भी क्या आएगा, कम आएगा, जिसकी वजह से फाइनल वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। तो स्टूडेंट्स एक्यूरेट वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स फ्रॉम द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.1 विच स्टेट्स दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x as shown in figure 4.7. Calculate the work done by the force as the object moves from x is equal to 0 to x is equal to 6 meters. तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि y एक्सिस पे फोर्स मौजूद है, x एक्सिस में डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज हम जब अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट लीनियर डिस्टेंस कवर कर रही है, मींस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने इस ग्राफ की मदद से, इस डायग्राम की मदद से ऑब्जेक्ट का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस है 6 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम टू फाइंड की बात करें तो इस एग्जाम्पल में हमने टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट which is equal to W. Now students वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला या रिलेशनशिप यूज करेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। तो यहां पर वर्क डन किसके इक्वल आएगा, वर्क डन शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ फोर्स डिस्टेंस या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं।
अब हम ग्राफ का टोटल एरिया फाइंड करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं पूरे ग्राफ को हम 2 शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल एंड द सेकंड वन इज द ट्रायंगल। अगर ग्राफ को हम खुद से बनाएं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। अब हम ग्राफ को दोबारा से प्लॉट करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू है 5, and students, for example, this is x axis. x axis पर मैक्सिमम वैल्यू है 6 और स्टूडेंट्स x एक्सिस पे हम किस फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे? इट इज द डिस्टेंस, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे इन मीटर्स, और y एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस फोर्स इज इन न्यूटन्स। और स्टूडेंट्स, ग्राफ की शेप किस तरह से है? नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने पूरे ग्राफ को 2 शेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल OABC और एक ट्रायंगल BC एंड D। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है, हम लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इज इक्वल टू इट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और हाइट। अगर हम लेंथ की वैल्यू को अलोंग y एक्सिस कंसीडर करें और विड्थ या फिर हाइट की वैल्यू को अलोंग x एक्सिस कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं y एक्सिस के अलोंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है फ्रॉम 0 to 5 न्यूटन्स, इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, अगर हम विड्थ की वैल्यू या फिर हाइट की वैल्यू को अलोंग x एक्सिस कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स x एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगल की मैक्सिमम विड्थ कितनी है? 4 मीटर्स के इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल, जिसको हम जाउल भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल BCD का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में मौजूद रेक्टेंगल को हम सबसे पहले शेड कर सकते हैं। अब इसकी बेस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 4 to 6। तो स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 6 - 4 विच विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रायंगल की बेस की बात करें, इट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। और स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रायंगल की हाइट की बात करें, जो कि सेम है जो हमने रेक्टेंगल में कंसीडर की थी, इट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कटिंग 5 1 ज़ा 5 और यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। और अगेन न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? जूल के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल चुके हैं, हमने ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, जिसके मुताबिक हमने लिखा था कि टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा? टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ।
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। देन स्टूडेंट्स, इसको हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है 20 जूल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है 5 जूल। दोनों को ऐड करने से फाइनल रिजल्ट आएगा 25 जूल, विच इज द टोटल वर्क डन इन दिस केस। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डिस्टेंस ग्राफ गिवन हो, उस ग्राफ के एरिया की मदद से हम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 4.1। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।